नमस्ते नौकाशी। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी सुजीत सिंह के साथ। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते नौकाशी एक सेगमेंट पे काम करता है जो कि व्यक्तित्व से संबंधित होता है, और वो व्यक्तित्व समाज के हित में कितना कार्य किया रहते हैं, वो लोग, वो पर्सनालिटी, वो व्यक्तित्व, उनसे हम बात करते हैं जिससे कि समाज को और मार्गदर्शन मिल सके और समाज को उनके द्वारा जो है काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन और उनके संबंधित जो भी चीज़ हो उससे वो लाभ ले सकते हैं। उसी सिलसिले में हम आए हुए हैं कलेक्टिव फार्म, जो कि कृषि निदेशक का यहाँ पे उप निदेशक का ऑफिस है, और हमारे साथ आज जो है श्री AK सिंह है जो कि कृषि उप निदेशक वाराणसी है। तो इनसे हम जानेंगे कि कृषि का किस तरीके से जो भी योजनाएं हैं, यंत्र हैं, FPO है, और उसी से रिलेटेड जो कि किसान भाइयों से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी उनसे हम बात करेंगे, तथ्य जानेंगे। तो सबसे पहले मैं सर AK सर से आग्रह करूंगा कि अपना पूरा परिचय दें हमारे चैनल पे, उसके बाद हम जैसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, शुरू करेंगे। सर। मैं AK सिंह, उप कृषि निदेशक वाराणसी। सर, हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले जो कि अगर देखा जाए तो 2000 कोरोना के बाद, मैं ऐसा कहूँगा, कोरोना के बाद कृषि में काफ़ी चीज़ें लागू की गई, योजनाएं लागू की गई, वैज्ञानिक पद्धति लागू किया गया। अगर और एक तरीके से देखा जाए तो किसानों की आमदनी दूनी करने की भी बात थी, वो कहाँ चूक हुई? सबसे पहले हम कौन कौन सी योजनाएं हैं किसानों के लिए जो कि किसान उस हमारे द्वारा जो है आपके द्वारा बताए गए चीज़ों को वो लाभ ले सके? देखिए, सबसे बड़ी योजना तो हमारे पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो वर्ष 2019 से चलाई जा रही, फरवरी 2019 से। इसमें प्रत्येक किसान को, जो भी किसान है जिसके पास ज़मीन है और जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, या पति पत्नी में से केवल एक को, वो हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसको ऑनलाइन जन सेवा केंद्र के माध्यम से खसरा, खतौनी, अपना बैंक पासबुक और आधार कार्ड ये ले जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ के बाद वो तहसील लेवल पे जाता है, वहाँ से लेखपाल के द्वारा जब वेरीफाई किया जाता है फिर वो हमारे लेवल पे आता है। हम उनका घोषणा पत्र लेते हैं और उसको वेरीफाई करके अगर वो पात्र है तो ओके करते हैं, फिर वो एक तरह से PM किसान का लाभार्थी हो जाता है। और इसके द्वारा प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 4 महीने में एक बार 2,000 रुपये करके जाता है। इस प्रकार से 6,000 रुपये एक साल में जाती है। अभी तक 15 किस्त जनपद से किसानों को प्राप्त हो चुकी है, और जिसमें करीब 654 करोड़ रुपए किसानों के सीधे खाते में गया है। तो एक हमारी सबसे बड़ी योजना ये है। दूसरा, हमारे पास प्रमाणित बीज की योजना है, जो किसान हमारे बीज गोदाम से, जो हमारे प्रत्येक विकास खंड में बीज गोदाम है, वहाँ से वो बीज खरीदता है पूरा पैसा दे के। जो सब्सिडी का पार्ट था सीधे DBT के माध्यम से किसानों के खाते में जाती है। दूसरा, बीज ग्राम योजना, इसी तरह से NFSM योजना है, इसी तरह से सब बीज की संबंधित योजनाएं हैं। ऑयल सीड की योजना है, साथ में हमारा यंत्रीकरण की योजना है, और PKBY योजना है। इस प्रकार से जितनी भी हमारी योजना है सब किसानों के मतलब की हैं, जिसमें बीज पे अनुदान आता है, दवाओं पे अनुदान आता है, यंत्रों पे अनुदान आता है, पेस्टिसाइड छिड़कने वाले रसायनों पे अनुदान होता है। इस प्रकार से सब तरह का हम अनुदान किसान को DBT के माध्यम से देते हैं। जहाँ तक बात है कि यंत्रों पे मैं अगर बात करूं, तो यंत्रों के लिए जो 10,000 से अधिक कीमत के यंत्र हैं, जिस पे अनुदान की धनराशि 10,000 से अधिक जाती है, उसके लिए UP एग्रीकल्चर कृषि विभाग की एक वेबसाइट है, जो पोर्टल के माध्यम से एक दिन खुलता है, और उस किसान को जो लेना होता है वो आप ऑनलाइन, उसके जब आप पोर्टल खोलेंगे UP एग्रीकल्चर की वेबसाइट, तो उस पर ब्लिंक करता है कि टोकन काटने के लिए फला तारीख को कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए टोकन काटें। उसमें किसान को जो ज़रूरत है, एक तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, दूसरा उसका आधार नंबर होना चाहिए, तीसरा मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP जब आप उसमें डालेंगे तभी वो आगे खुलेगा। तो जैसे खुलेगा तो आप अपने जनपद, यानी वाराणसी का अगर किसान है तो वाराणसी जनपद में देख सकता है कि रोटावेटर कितने हैं, लेजर लेवलर कितने हैं, या कल्टीवेटर कितने हैं, या सीड कितने, इस प्रकार के सभी यंत्र उसमें दिखते हैं। तो उसको आप टोकन के माध्यम से बुक कर सकते हैं। तो जिन यंत्रों पे 10,000 से अधिक रुपए का अनुदान है, उसके लिए किसान को 7 दिन का फिर बाद में समय दिया जाता है। सब ऑनलाइन उसके मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से जाता है। मैसेज उसको हिंदी में जाता है कि बड़े आराम से पढ़ सकता है। 7 दिन के अंदर उसको जो 10,000 से अधिक अनुदान वाले धनराशि, उसमें उसको 5,000 रुपये, 2,500 और 5,000 रुपये जमा करना पड़ते हैं। 1 लाख से जिस पे अधिक अनुदान, उसमें 5,000 रुपये टोकन मनी के रूप में एक उसके अकाउंट में जमा करना होता है, जो इंडियन बैंक का अकाउंट है हमारा कृषि भवन का, वहाँ जमा होता है।
जमा करने के बाद ये मान लिया जाता है कि अब वो किसान ने अपनी टोकन धनराशि जमा कर दी, तो यानी वो यंत्र खरीदेगा। फिर उसको 30 दिन का समय दिया जाता है। किसान ISI मार्का या जहाँ से जो भारत सरकार की वेबसाइट है, भारत सरकार के माध्यम से इनपुट हर तरह के डीलर का रजिस्टर्ड है कि ये जनपद में डीलर हैं, या किसी अन्य जनपद का भी डीलर हो सकता है, लेकिन वो यूपी ट्रैकिंग पोर्टल पे होना चाहिए, ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें कि इसने यंत्र लिया भी है कि नहीं लिया। तो जैसे बिल वो अपना अपलोड करता है, हमें यहाँ दिखने लगता है, हम उसको निकालते हैं, उसका सत्यापन कराते हैं। मौके पे जाके जब सत्यापन करते हैं, देख लेते हैं जो उस पर सीरियल नंबर पड़ा है वही बिल है या वही यंत्र है, तब हमारे अधिकारी जो भी जाते हैं सत्यापन के लिए उसको वेरीफाई करते हैं। फिर DBT के माध्यम से जो अनुदान की धनराशि सीधे हम किसान के खाते में भेज देते हैं। सर फसल बीमा योजना भी तो एक आप ही लोग का योजना है। हाँ, फसल बीमा योजना है हमारी। जैसे जनपद में रबी और खरीफ 2 फसलें हमारी इसमें आच्छादित होती हैं। जैसे अभी मैं रबी की बात करूं तो इसका 31 दिसंबर लास्ट तिथि थी, और इसमें जनपद की जो हमारी फसलें हैं, गेहूं है, मसूर है, इस और आपका मिर्च है, इस तरह की फसलें हमारी कवर्ड हैं। जो खाद्यान्न फसलें खास तौर से उस पर 1.5% प्रीमियम लिया जाता है रबी की फसल में, और जो हमारी कैश क्रॉप जो औद्यानिक फसलें उसमें 5% प्रीमियम जाता है। 1.5% जो इसके अलावा फाइनेंस होता है, हर साल हम लोग तय करते हैं, जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी है उसमें तय होता है कि किस फसल को करने में कास्ट ऑफ कल्टीवेशन उसकी क्या आएगी। उसी के आधार पे जनपद की प्रत्येक फसल की ऋण सीमा निर्धारित होती है, जिसपे सभी बैंक काम करते हैं। यानी किसान क्रेडिट कार्ड किसान को देते हैं, उसी का 1.5% प्रीमियम की धनराशि किसान से लेके दी जाती। जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं वह स्वतः उनका कट जाता है। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाएं, अगर फसल बीमा कराना चाहते हैं तो किसी भी जन सेवा केंद्र से वो जाके, जैसे उनका एक अकाउंट नंबर चाहिए होता है और साथ में कौन सी फसल बोए हैं उसकी खसरा खतौनी की एक फ़ोटोकॉपी, और कितना वो एरिया का बीमा कराना चाहता है उतना धनराशि देंगे। जन सेवा केंद्र वाला उनको कर देता है। तो वो किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित है उनका स्वतः हो जाता है। लेकिन जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड नहीं लिए, अगर फसल बीमा कराना चाहते हैं तो या तो बैंक में या सीधे जन सेवा केंद्र पे जाके करा सकते हैं। जी सर, ये कह रहा हूँ कि सर जो कि अब कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, काफ़ी पहले दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद सर स्थिति जो कृषकों की है, अगर हम 2, 4, 10 या 20% किसानों को हटा दें तो, लेकिन वही स्थिति है सर जैसे कि हम 60 या 70 या 80 के दशक में थे, वही स्थिति। तो इसका कारण क्या है सर कि वो अभी भी उससे वो बाहर नहीं निकल पाए, जबकि इतना सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रही है, आप लोग के विभाग से मिल रही है, सम्मान निधि मिल रही है और यंत्रों पे मिली, लेकिन अभी भी वो वहीं पर हैं जहाँ पे वो 80 या 90 के दशक में थे। इसका क्या कारण है? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, जहाँ 80 और 90 के दशक में थे वहीं पे हैं, उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। अगर आप देखेंगे, अगर मैं MSP की बात करूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो पैदा करता है उसका रेट आप देखिए हर साल, जैसे इस बार गेहूं में देखिए 150 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाया गया है। तो किसान जो पैदा करे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो जोत दिन पर दिन छोटी होती चली जा रही है, तो किसान न ढंग के कृषि यंत्र प्रयोग कर पाते हैं उसके, क्योंकि अगर कोई भी आप कृषि यंत्र ले रहे हैं जो कि अब काफ़ी, जैसे सुपर सीडर की अगर मैं बात करूं वाराणसी के लिए, तो सुपर सीडर बहुत गिने चुने लोगों के पास है। उसके लिए पहली बात तो कम से कम 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए जो सुपर सीडर को चला पाएगा। उस सुपर सीडर का कुल वजन लगभग 9.5 कुंटल के आसपास है, तो हल्का फुल्का ट्रैक्टर तो उसको चला नहीं सकता। इसमें क्या है कि सीधे किसान धान की कटाई करें, अगर वो कंबाइन से कटवाता है तो आप देखते हैं लगभग 1 फीट की है उसकी पराली रह जाती है, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सुपर सीडर से बुआई कर सकता है। सुपर सीडर क्या करता है, वो जो 1 फीट की आपकी लगभग पराली को भी काट के महीन कर देता है और साथ में एक बार में ही बुआई कर देता है सीड ड्रिल के माध्यम से। तो लाइन में बुआई होती है, पहले उर्वरक गिरेगा नीचे, उसके ऊपर बीज गिरता है, और आप देखेंगे कि पराली आपको कहीं दिखती नहीं है, यानी पराली को काट के ज़मीन में दबा देता है। तो इस प्रकार के यंत्र जो आ गए, लेकिन अगर आप देखते हैं, जैसे हम बहुत जगह बनारस में ही चलते हुए देखे हैं, तो खेत का चूँकि साइज इतना छोटा हो गया है कि उसको घूमने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि कोना काफ़ी छूट जाता है, या वो ट्रैक्टर जो चलाने वाला है वो फिर उसको बैक करता है, फिर ले जाके वहाँ पे चलाता है। तो अगर यंत्रों को हमें जितना यंत्र तेज़ी से बढ़े, अगर हमारी लैंड होल्डिंग छोटी नहीं होती, तो निश्चित रूप से आपको उसका असर दिखता कि हाँ बहुत तेज़ी से हम लोग डेवलपमेंट किए हैं। चूँकि लैंड होल्डिंग दिन पर दिन छोटी होती जा रही, जो छोटी हो रही है, अगर मैं बनारस के केस में कहूँ तो इतना छोटा हो जा रहा है कि लोगों के पास बिस्वा, 2 बिस्सा, 5 बिस्सा, 10 बिस्से में ज़मीन आ गई है।
तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर क्रॉप को छोड़ के वो हार्टिकल्चर क्रॉप की तरफ जा रहे हैं। जैसे सब्जी की खेती या मटर की खेती या टमाटर की खेती, ये करने से क्या होता है कि 2-3 महीने बाद किसान को लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ पैसे मिलने लगते हैं। तो वो सोचता है कि गेहूं या चावल हम खरीद लेंगे और कैश क्रॉप अगर हम बोएंगे तो एक तो उनका जो परिवार है वो भी उसी में बिजी रहते हैं। तो इस प्रकार से कैश क्रॉप जो लोग कर रहे हैं उनकी अच्छी स्थिति है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर जो आप बात कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन दिन पर दिन अगर हम देखें तो अगर हमारी ज़मीन जो छोटी हो रही, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग अपने नए नए कृषि यंत्र को उतना प्रवेश नहीं करा पा रहे हैं जितना होना चाहिए था, क्योंकि जोत छोटी होने से मेड़ छोटी होने की वजह से। सर अगर जोत को ही कारण मान लें, अगर हम मान लेते हैं कि जोत उनकी छोटी हो गई है, एरिया छोटी, रकबा उनका छोटा हो गया है, तो क्या किसानों की आत्महत्या का कारण ये भी है? यहाँ क्या ऐसा तो नहीं है सर कि आपने कभी सुना क्या? सर अगर मैं दोस्त बनारस की बात कर रहा हूँ, बनारस में कभी इस तरह की बातें हुई? कभी नहीं। नहीं, अगर देखा जाए तो सर पूरे अगर देखा जाए किसान तो कि मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बनारस के परिवेश में कहा कि लैंड होल्डिंग बहुत छोटी होती जा रही है। और आप लोग भी अगर बनारस में हैं, मैं समझता हूँ पिछले कई सालों से वो देख रहे होंगे, जब हम गांव में जाते, खेत में जाते, तो जो खेत का साइज होता है, मेड़ का साइज होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। तो उसमें कोई भी कृषि यंत्र चलाना बड़ा दूभर है। तो किसान को मैनुअली करना पड़ता है। जब मैनुअली करता है तो निश्चित रूप से उसका समय भी ज़्यादा लगता है, और कोई अगर इस तरह की विपरीत परिस्थिति आती है प्राकृतिक तरह का, तो उसमें उसको नुकसान भी होता है। नहीं सर, इसको मैं सवाल को दूसरे तरीके से कह देता हूँ कि जो कि विदर्भ में अक्सर होते रहते हैं, बिहार में भी नहीं सर, सुन ले सवाल सुन लें, उसके बाद अगर सर वो हम लोग से सब्जेक्ट से नहीं रहेगा तो हम लोग उसको स्क्रिप्ट कर देंगे। अगर विदर्भ में देख लें, बिहार में देख लें, या सोनभद्र को भी, मैं अपने ही यहाँ पे आता है सोनभद्र को भी देख लें, तो वहाँ पे जब मेरी रिसर्च टीम गई और बात किया, उन्होंने सर्वे किया, तो बताया कि वो किसानी के लिए उन्होंने बैंकों से ऋण लिया हुआ था किसानी के लिए, और वो उतनी फसल जो है प्रोडक्शन उतनी हो नहीं पाई, और बैंक का प्रेशर इतना पड़ता चला गया जो कि उनको इस मुकाम पे ले आया। तो क्या इसमें सर सच्चाइयाँ ये है, इस तरह की कुछ? नहीं, मैं चूँकि बनारस के परिवेश में बात कर रहा हूँ तो मैं ये बात तो नहीं कर सकता, और हम लोग 2.5 साल से यहाँ पे हैं, इस तरह की कभी ये स्थिति नहीं आई, और न मैं समझता हूँ कि आगे आनी चाहिए। किसी भी किसान के साथ अगर इस तरह की कोई स्थिति तो नहीं आनी चाहिए। साथ में अगर किसान बीमा कराए, अगर मान लीजिए उसका पैदावार कम होता है, अगर वो बीमा कराता तो जो क्रॉप कटिंग के हमारे परिणाम आते हैं उसके हिसाब से भी किसान को क्लेम मिलता है, न कि कोई प्राकृतिक आपदा आने पे ही। अगर कोई किसान अपनी फसल का बीमा कराया, मान लीजिए उस गांव की हमारी एवरेज पैदावार 10 कुंटल है किसी भी फसल की, मैं एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, और इस बार बगैर किसी नेचुरल क्लाइमेटीज़ के, बगैर किसी विपत्ति के अगर इस बार हमारी 7 कुंटल आती है पैदावार उस गांव की एवरेज, तब भी हम अगर बीमा कराएं तो हमें बीमा का क्लेम मिलेगा, क्योंकि हमारे जो एवरेज पैदावार में 3 कुंटल की कमी आई तो हमें 3 कुंटल का बीमा मिलेगा। तो अगर किसान सही चीज़ के लिए, जैसे अगर उसने फसल के लिए लिया है, तो मैं सभी किसानों से अपील करूंगा कि अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो फसली ऋण के लिए, यानी कि अगर आपने खरीफ में लिया तो खरीफ में जैसे ही आपने धान काटा, धान को बेचा, बैंक का पैसा चुकता कर दीजिए। तो उससे क्या 2 फायदे होंगे आपको। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जो भारत सरकार के द्वारा 3% रिबेट मिलता है वो आपको मिलेगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि जितने दिन आपने पैसा लिया केवल उतने दिन का ही ब्याज लगेगा। और किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ता मैं समझता हूँ दुनिया में कोई लोन नहीं है। अगर हमें उसकी समझ हो और फिर हम तत्काल धान का पैसा हमने काटने के बाद, बेचने के बाद जमा कर दिया, तुरंत हमें ज़रूरत है फिर हम निकाल लें। फिर हमने गेहूं की फसल के लिए लिया, गेहूं की फसल हमने काटा, फिर उस पैसा को जमा कर दें, फिर हम निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दिन पैसा आपके पास रहेगा उतने दिन का ब्याज लगेगा, और साथ ही साथ आपकी अच्छी बैंक में साख होगी कि आप पैसा लेते हैं और जमा कर देते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा जो रिबेट मिलता है 3%, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो मात्र 4% पड़ेगा, 4% कुछ नहीं है जी। शायद उसको CCL बोलते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट शायद बोलते हैं सर, शायद मेरे हिसाब से। हम लोग दर्शकों ने उस पर बात किया, एग्रीकल्चर पे बात किया। अब हम लोग बात करते हैं भूमि पे सर। जो कि ज़मीन है, ज़मीन अगर देखा जाए तो हम लोग अत्यधिक यूरिया यूज़ करने से, जो कि उसकी किसी भी वस्तु या भूमि की एक एज होती है, उस एज के बाद वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, लेकिन जो है यूरिया फेंक के हम निकाल रहे हैं। तो उसके सुधार के लिए आपके पास क्या योजना है कृषि विभाग के पास, और वो कितना कारगर हो रहा है? देखिए, मैं बताऊं कि केवल यूरिया ही नहीं है, हमने जैसे भी अंधाधुंध प्रयोग किया फर्टिलाइज़र का,
तो आप देख रहे हैं कि अब उसके विकल्प के रूप में, जैसे यूरिया 45 किलो का एक बैग हो गया है, उसके विकल्प के रूप में मात्र 1 लीटर नैनो नाइट्रोजन आ गया है। उसमें क्या करना है कि आपको छिड़काव करना है, तो आप नैनो नाइट्रोजन का छिड़काव करिए। 45 किलो यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं। यूरिया डालने से क्या होता है कि जब हम डालते हैं बेसल ड्रेसिंग के रूप में, ट्रैप ड्रेसिंग के रूप में, तो यूरिया पानी के साथ घुल के उसका मैक्सिमम भाग लीच कर जाता है, यानी कि ज़मीन के नीचे चला जाता है, जो पौधों की जड़ों से दूर होता है। तो पौधे ले नहीं पाते, तो उसका हमें पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाता पौधों को। जब हम नैनो नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पत्तियों पे करेंगे। जब उसकी अच्छी वानस्पतिक अवस्था होती है तब उस पर हम स्प्रे करेंगे तो पत्तियों के ऊपर वो चिपक जाता है, तो मैक्सिमम भाग ले लिया जाएगा और ज़मीन भी हमारी किसी प्रकार से ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए नैनो नाइट्रोजन उसके विकल्प के रूप में आ गया है, डीएपी के विकल्प के रूप में आ गया है नैनो डीएपी। इस प्रकार से अगर किसान भाई उसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से पहले तो उनको विश्वास करने की ज़रूरत है कि ये हम प्रयोग करेंगे तो इसका हमें लाभ मिलेगा। ये नहीं कि आप यूरिया भी डालना है और उसके साथ साथ नैनो नाइट्रोजन डालना, नहीं। यूरिया को आप जो 45 किलो का बैग है उसको आप छोड़िए, नैनो नाइट्रोजन का प्रयोग करिए, देखिए आपको रिजल्ट कैसा है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो इस प्रकार से उसका एक विकल्प आ गया है। दूसरी चीज़ कि हम जितना कम, अब हमें PKVY योजना या नमामि गंगे योजना के अंतर्गत किसानों को हम लोग इस बात के लिए कह रहे हैं कि भाई आप DAP यूरिया नहीं के बराबर या कम प्रयोग करिए। उस पर सरकार सब्सिडी भी दे रही है उनको कि भाई आप प्राकृतिक खेती करिए या नेचुरल खेती करिए, जैविक खेती करिए। तो उसमें क्या है कि आप एक देसी गाय रखिए, गाय का गोबर, गाय का पेशाब और गुड़ और बेसन, और साथ में बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। अगर वो बरगद या पीपल नहीं मिल रहा है तो ऐसे जगह की मिट्टी ले लीजिए आप जहाँ पे खेती नहीं हो रही। खेती न होने के पीछे का मेरा मकसद ये है, कहने का यहाँ पे उद्देश्य, कि ऐसे जगह की आप मिट्टी ले लीजिए जहाँ DAP और यूरिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वहाँ पे ज़मीन के अंदर बहुत से जीवाणु ऐसे होते हैं, जब हम एक गाय का गोबर, गाय का पेशाब, गुड़, बेसन और मिट्टी का प्रयोग करेंगे, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, उसमें बहुत ज़्यादा जीवाणु होते हैं। और इसको 2-3 दिन में हम बना के 200 लीटर के एक ड्रम में बना के 1 एकड़ खेत में बड़े आराम से प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने का तरीका ये है कि जब आप पानी लगाते हैं, पानी के साथ उसको इस तरह से लगा दीजिए कि बूंद बूंद करके पूरे खेत में फैल जाएगा। जहाँ से पानी हमारा जा रहा होता है वहाँ पे इस प्रकार से प्रयोग करिए, या उसको खेत में आप सब जगह छिड़काव करने के बाद फिर आप पानी लगाइए। तो इस प्रकार से हम, बहुत चीज़ें आ गई, बहुत सी योजनाएं आ रही हैं जो कि अब किसानों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आप कम से कम DAP या यूरिया प्रयोग करिए, साथ में अपने खेती में अब इन चीज़ों का समावेश करिए। जैसे उसमें पेस्टिसाइड का भी बहुत बड़ा रोल है। पेस्टिसाइड से हम देख रहे हैं कि उससे भी हमारे आप में तमाम तरह की बीमारियां आ रही हैं। और क्योंकि आज किसान ने अपने खेत में छिड़काव किया और कल या परसों में फसल लेके आ गया मार्केट में, मार्केट से 1-2 दिन में हमारे आपके थाली में जा रही है, तो निश्चित रूप से उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है अगर, तो हमारे सबके लिए हार्मफुल है। तो मैं सभी किसानों से भी अपील करूंगा कि अगर कहीं पे आप स्प्रे कर रहे हैं तो कृपा करके कम से कम 7 दिन तक उस फसल को बाज़ार में न ले आएँ, जिससे बाज़ार में भी जो लोग जहाँ बेच रहे हैं वो भी आपके भाई बंधु हैं, उनको भी आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहुत से किसान भाई अब क्या करते हैं कि बेचने के लिए अलग खेती कर रहे हैं और अपने खाने के लिए अलग खेती करते हैं। तो मैं अपील करूंगा कि जो भी आप बेचने के लिए भी प्रयोग कर रहे हैं तो भी आपका कोई भाई बंधु हित नात रिश्तेदार खा रहा है तो कृपया करके उसके भी सेहत को आपको ध्यान रखना है। तो स्प्रे जहाँ आप कर रहे हैं तो उसको कम से कम 7 दिन तक आप न लाएं मार्केट में बेचने के लिए। जी सर, एक भ्रांतियाँ भी है, भ्रांतियाँ कहूँ या फिर उनकी हकीकत कहूँ या उनकी मजबूरी कहूँ किसानों की, उनके दिमाग में चलता है। जो कि मैं राजगढ़ ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हमारी टीम गई हुई थी, वो जस्ट यूपी से मतलब बनारस से सटा हुआ ही है। तो वहाँ पे ये है कि सर कि हमने उन लोगों से जब बात किया तो वो लोग बोले कि सर हम लोग तो करने को तैयार हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन होती है, जैसे कि हम फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, तो उससे ज़्यादा होता है। और बशर्ते कि हमको वहाँ पे जैसे हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो हमारे पास वो प्रोडक्शन नहीं आ पाती, जो कि हम परंपरागत अगर खाद और उसकी बात करें तो नहीं आ पाती है, और पेस्टिसाइड डालने से बहुत होती है। तो क्या ये भ्रांतियाँ कि कहीं ना कहीं कुछ हकीकत है सर? नहीं, भ्रांति नहीं है ना, ये कहा जा सकता है कि एकदम सही बात है क्या कि हमने जैसा ज़मीन का टेस्ट दिया, ज़मीन को हमने DAP और यूरिया दिया और एकदम हम उसको हटा लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ फसल पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यदि हम अपने केस में कहें, हमारे और आपके लिए, कि अगर मैं आज 4 रोटी का भूखा हूँ
और मुझे 2 रोटी दी जाएगी तो लगेगा ना कि हमें भूख अभी ख़त्म नहीं हुई। या मेरी एक आदत बन गई है कि अगर मुझे रोटी मिलेगा तभी ये चीज़ हैबिट है, हमने उसकी हैबिट डाल दी। क्या किया कि डीएपी, यूरिया या फला पेस्टिसाइड वो वही देते रहें। तो जब हम निश्चित रूप से उस चीज़ को कम करेंगे तो लगेगा एक बार, लेकिन ये भ्रांति नहीं है। अगर हम धीरे धीरे उसको कम करें और धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक को बढ़ाएं, जैसे गोबर की सड़ी खाद आज देख रहे होंगे बहुत कम किसान डालता है, पहले डाला जाता था खेतों में। तो गोबर की सड़ी खाद अगर हम खेत में उसका समावेश करें, क्योंकि ज़मीन, हम आप खेती नहीं करते, ज़मीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं, जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, केचुए होते हैं, वो खेती करते हैं। हम आप तो केवल डीएपी, यूरिया सब डाल दिए, असली खेती तो करते हैं जीवाणु। तो जब जीवाणु ही ज़मीन में नहीं रहेगा तो खेती कौन करेगा? तो हमें उन जीवाणुओं को समावेश करना खेती में। तो जो अभी मैं आपको तरीके बताया, गोबर की, देसी गाय का गोबर हो, पेशाब हो उसका, गुड़, बेसन, इस तरह की चीज़ें हों, अगर हम उसमें लाएंगे तो निश्चित रूप से जीवाणु आएंगे। और हम कह रहे हैं अगर हमारी थोड़ी बहुत खेती में कमी ही आ जाती पैदावार में, तो हमने डीएपी, यूरिया के रूप में उतना पैसे भी तो बचाए। और दूसरी चीज़, अगर हम इस अपने प्रोडक्ट को एक कह के बेचें कि बिना फर्टिलाइज़र और बिना पेस्टिसाइड की फसल है, तो निश्चित रूप से हमें अन्य फसल की तुलना में पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो यदि मेरा पैदावार घटता है, यदि मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको, यदि मेरा पैदावार घटता है और हमें अच्छे कीमत का पैसा मिल जा रहा है तो बुराई क्या है? अगर पैदावार थोड़ा घटे, पैसा हमें अच्छा मिल गया तो कोई बुराई तो नहीं है, और हमारी लागत भी घटी, और हमने अपने साथ साथ जो हमारे समाज के अन्य लोग हैं, अन्य किसान भाई हैं, अन्य लोग हैं, उनके भी तो हमने सेहत का ध्यान रखा। तो अगर थोड़ी सी पैदावार घटती भी है, हमें पैसा अच्छा मिले तो कोई बुराई नहीं है। लास्ट सवाल सर कि हाँ, हमारे अभी तक बहुत से व्यूवर ऐसा है कि सर जान नहीं पाए कि एफपीओ क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये सर क्या है और ये कैसे काम करता है और किसानों के लिए कितना हितकर है? देखिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा है अगर किसान उसको सही नीयत से जुड़े तो। बनाना तो बहुत आसान है, किसी भी चीज़ को बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर कार्य करना उतना ही कठिन है। कठिन इस सेंस में कि अगर एक तो सब बिजनेस माइंडेड लोग होना चाहिए। जैसे 11 लोग हों, 11 किसान, उसके लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, खतौनी होनी चाहिए, क्योंकि एफपीओ किसानों का कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो रहा। तो एक तरह से आप कंपनी हो गए, लेकिन कंपनी किसकी? किसानों की। किसान के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी? खेती। खेती जिसके पास होगी वही किसान होगा, यानी जिसके पास खसरा खतौनी हो वो किसान होगा। तो इस प्रकार से 11 किसान इसको मिल के कंपनी एक्ट में, चाहे सोसाइटी एक्ट में, इसका पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही साथ जब हम पंजीकरण करा लेते हैं तो एक किसानों का हमें क्या है कि उनमें शेयर होल्डर के रूप में हमें किसानों को जोड़ना है। जैसे यदि आप किसी भी किसान से कहने गए कि भाई आप 1000 रुपया हमें दो, हम अपने कंपनी का आपको शेयर होल्डर दे रहे हैं, या अपने कंपनी में आपको बना रहे हैं, तो अगले किसान से यही वो कहेगा कि भाई हमें 1000 रुपया देने से फ़ायदा क्या है। पहला उसका क्वेश्चन होगा। हो सकता है आपसे भी कोई मांगे तो आप पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले उसके फ़ायदे को बताना है कि फ़ायदा ये होगा। जैसे अगर हम उस अपने कंपनी में 300, 400, 500 या 1000 किसानों को हमने जोड़ लिया, अगर मान लीजिए मेरे पास 500 किसान हैं और उस 500 किसानों के पास हम कम से कम मान लें कि एक किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 500 एकड़ ज़मीन हो गई। तो आप 500 एकड़ ज़मीन का नेतृत्व कर रहे हैं। अब आपको फ़ायदा कैसे होगा मैं बताना चाहूँगा कि जैसे यदि आप कोई चीज़ लेने गए, अभी 500 किसान है तो 500 किसान जाता धान का बीज खरीदने, या 500 किसान जाएगा गेहूं का बीज खरीदने। तो अगर वो किसी से, दुकानदार से या किसी कंपनी से कहेगा कि भाई मुझे 1 एकड़ के लिए बीज चाहिए, आप रेट बताओ, तो अगला कहेगा इस रेट में बिक रहा है, भाई ये ले जाओ। वो कहेगा जी, बार्गेन करना चाहेगा, कहेगा जाओ 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 आगे बढ़ो, हमारे पास बहुत से लोग हैं। अगर हम कहें कि भाई ये मेरा एफपीओ 500 किसानों का है और 500 एकड़ के लिए हमें बीज चाहिए, धान का बीज का आप रेट बताओ, फला वैरायटी चाहिए, तो एक बार वो सोचेगा कि भाई 500 एकड़ के लिए धान के बीज का रेट पूछ रहा, इसका मतलब इसके पास 500 किसान है या 500 एकड़ ज़मीन है। तो निश्चित रूप से वो आपसे बार्गेन करेगा, यानी कि हम सस्ता खरीद सकते हैं। सस्ता खरीदने के लिए जब आप सस्ता खरीद लेंगे तो निश्चित रूप से आपके कंपनी के सदस्य हैं वो लोग, तो आप सस्ता उनको देंगे। तो एक तो आपके अंदर बार्गेनिंग पावर आ जाती। दूसरा, हम लोग इसी तरह से सीड का हो गया, इसी तरह से फर्टिलाइज़र का हो गया, इसी तरह से पेस्टिसाइड का हो गया। अब उसके बाद हमने कोई प्रोडक्ट पैदा कर लिया, मान लीजिए 1 एकड़ में 10 कुंटल हुआ,
तो 500 एकड़ में 5000 कुंटल हो गया। अब बेचने की बारी आई गेहूं, तो अगर हम सब 10-10 कुंटल लेके जाएंगे कहीं बेचने के लिए, चाहे एमएसपी पे लेके जाएं या कहीं लेके जाएं बेचने के लिए, अगर सब 10-10 कुंटल लेके जाएं, एक आदमी 5000 कुंटल की बात करें, तो हम वहाँ भी बार्गेन कर सकते हैं कि भाई मेरे पास 5000 कुंटल गेहूं है, आप रेट बताओ किस रेट में खरीदोगे। तो हमारे पास दो तरह का बार्गेनिंग पावर है कि हम सस्ते में अच्छी क्वालिटी का सीड या फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खरीद सकते हैं और अपने प्रोड्यूस को 500 लोगों को ना आना जाना पड़े, अच्छे रेट में बेच सकते हैं। तो उसमें जो 10-11 सदस्य की जो मैंने बात कहा कि ये लोग करके अब वो बना सकते हैं एफपीओ, तो वो लोग इस तरह के हों कि जैसे मेरा अपना जो मानना है कि एक एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट हो, दूसरा डेयरी के तरफ हो, तीसरा फिशरी के तरफ हो। तो जब 10 लोग 10 विचारधारा के रहेंगे तो डेयरी वाला डेयरी वाले को अट्रैक्ट करेगा, फिशरीज वाला फिशरी वाले को बुलाएगा, पोल्ट्री वाला पोल्ट्री को बुलाएगा। तो इस तरह से हमारे जो कंपनी में होंगे अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग विचारधारा के। तो हमारा क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा ना। जब बिजनेस हमारा बढ़ेगा तो निश्चित रूप हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। टर्नओवर जैसे हमारा अच्छा होगा तो जो हमें लाभ होगा, वही लाभ जब हम किसानों को जिसका जितना शेयर है जब देना शुरू करेंगे, तो उस दिन उस किसान का जवाब आप दे पाएंगे। जिस दिन आपने पहले दिन उसको सदस्य बनाने के लिए 1000 रुपया कहा था, तो उस दिन आप उसको जवाब पाएंगे, देखो भाई हम आपको अच्छे क्वालिटी का बीज देते हैं, अच्छी चीज़ देते हैं, आपका पैदावार जितना आप मार्केट में जाते बेच रहे हैं हम वो बेच रहे हैं, वो आपको पैसा मिल रहा, हर चीज़ में आपको अच्छा पैसा मिल रहा, देखो कंपनी का ये लाभांश हुआ उसका भी मैं लाभ आपको दे रहा हूँ। तो इस नीयत से आपके पास किसान भी जुड़ेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके लिए बिजनेस माइंडेड आदमी वो 11 होने चाहिए जो फाउंडर मेंबर हैं, उनके अंदर जुनून हो कि मुझे कुछ करना है। तो इस प्रकार से आप एफपीओ को बहुत अच्छा कर सकते हैं और बड़ा अच्छा समूह है कि 500 लोग 400 लोग का है ना, कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा कि भाई इनके साथ 400 लोग हैं, 500 लोग का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उस तरह से बड़ा अच्छा है, हम इसका लाभ ले सकते हैं किसान भाई। तो मैं चाहूँगा कि बनारस की अगर मैं बात करूँ तो आज की डेट में 32 एफपीओ बनारस में है। अगर कोई किसान जुड़ना चाहता तो अपने ब्लॉक के एफपीओ से संपर्क करें, वहीं जुड़े, नया एफपीओ बनाने की ज़रूरत नहीं है। सर इससे जुड़ा एक सवाल है, लास्ट वही हमारा सवाल होगा कि जो एफपीओ बने हुए हैं और वो मृत प्राय हो चुके हैं, मृत तो नहीं है, मृत प्राय हो चुके हैं, तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए क्या सर किया जा सकता है जिसमें से फिर से उनके अंदर एनर्जी आ जाए और जैसे ही आपने बताया इतने सरल तरीके से वो भी काम कर सकें तुरंत? जी, मैं बताऊं कि बनारस में जो मैं 32 एफपीओ की बात की है, ये सब एक्टिव एफपीओ हैं। हमारा यूपी शक्ति पोर्टल है, कृषि विभाग का पोर्टल है, उस पर हम लोग इनको पंजीकरण कराते हैं और इनका हर तरीके के लोगों से उस यूपी शक्ति पोर्टल पे लोग जुड़े हुए हैं। वो अपना देते हैं कि हमारे पास इतना एरिया है, हमने इसमें इतने में गोभी, इतने में भिंडी, इतने में मटर वो बोया हुआ है। तो उस पर दूर दूर के बायर जुड़े हुए हैं। अगर वो अपना देते हैं तो बायर भी वहीं से उनसे सीधे बात करके परचेज कर लेते हैं। दूसरी चीज़ मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जैसे हम फार्म मशीनरी बैंक देते हैं जिसमें हम 12 लाख रुपए सब्सिडी देते हैं, उन्हीं एफपीओ को हम दे पाते हैं जिनके इतने कंपनी का जो अकाउंट है उसमें कम से कम 17-18 लाख रुपए हो और 250 शेयर होल्डर हों उसके। तो वो इसके लिए हमारे कृषि विभाग में पंजीकरण करा के वो लाभ ले सकते हैं। पिछले सालों में हम लोग करीब 7-8 एफपीओ को, उसके पहले जो थे काफ़ी एफपीओ यहाँ से लाभ ले चुके हैं। उसमें उन्होंने ट्रैक्टर, सुपर सीडर, लेजर लैंड लेवलर इस तरह के यंत्र खरीदे हैं। और अब देखिए सुपर सीडर सब लोग नहीं खरीद सकता, ट्रैक्टर सब नहीं खरीद सकता। अगर आप एफपीओ से जुड़े हुए हैं तो उस एफपीओ को भारत सरकार 12 लाख रुपए राज्य भारत सरकार मिलकर दे रही है। उससे क्या है कि हर किसान यंत्र नहीं ले सकता। अब एफपीओ के पास यंत्र आ गया तो एफपीओ के जितने सदस्य हैं उसमें अपना किराया दे के उसको चलाएं। अब जैसे चूंकि 12 लाख रुपए सरकार सब्सिडी दी है तो हम उस एफपीओ को कहते हैं कि भाई जो मार्केट में रेट चल रहा उस रेट से अपना आप रेट डाउन रखो, तभी तो आपके एफपीओ को लोगों को लगेगा ना कि हम इसके सदस्य बने हैं तो मुझे लाभ है। हम कह रहे हैं बाहर अगर 100 रुपया चल रहा है और मैं 80 रुपया रखूँ या 85 रुपया रखूँ तब भी हमारे लोगों को 15 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार से एफपीओ को बहुत लाभ हो सकता है। बस मैंने जो एक सेंटेंस कहा कि जो 11 लोग हो वो दीवाने हों कि मुझे बिजनेस करना है, वो दीवाने होंगे और 11 विचारधारा के होंगे तो 11 तरीके के लोगों को पकड़ेंगे तो हमारा कंपनी का लाभ भी बढ़ेगा। इस तरह से बहुत अच्छा होगा। सर यहाँ के किसानों, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जनपद के किसान, आपके द्वारा जितने भी किसान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और जिससे कि वो जो भ्रामकता पाले हुए हैं उससे वो बाहर निकलें?
मैं सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी आपकी भ्रांति है वो आप पहले तो उसको दूर करें। किसी भी चीज़ पे आप विश्वास करें। कृषि विभाग या उद्यान विभाग या पशुपालन या मत्स्य विभाग, इनसे जाके आप संपर्क करें। ब्लॉक लेवल पे अगर आपके पहुंच में हो तो वहाँ चले जाएं, जिले लेवल पे आपकी पहुंच हो तो वहाँ चले जाएं, जाके मिलें। हर अधिकारी मैं समझता हूँ 10 से लेकर 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठते हैं, उनसे मिलें और जो आप करना चाहते हैं, हाँ इसमें बैंक का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैंक से भी आप अपना अच्छा लेन देन रखें और जुड़ें। और निश्चित रूप से हर कोई चाहता है कि किसान की अच्छी इनकम हो, अच्छी उसकी आमदनी हो, उसके जीवन स्तर में अच्छा सुधार हो। तो मैं हर किसान भाइयों से अपील करूंगा कि कृषि विभाग या कृषि से लगे हुए जो अन्य विभाग है उन योजनाओं का लाभ लें जो आपके मतलब की है। और बाकी जानकारी तो आप ज़रूर करें। जानकारी करने में आपको किसी भी प्रकार का कोई कहीं पैसा नहीं देना है। आप जानकारी करें, जब आपके जो मतलब की चीज़ हो उसका आप लाभ लें। सब विभागों में ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, तो आप थोड़ा सा अपने जन सेवा केंद्र से या आपके यहाँ बच्चे घर में अगर लैपटॉप या मोबाइल चलाते हों तो उनसे ज़रूर टच में रहें, ताकि योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन बुक कर लें। तो मैं सभी किसान भाइयों से अपील करूंगा कि आप योजनाओं का लाभ लें। जो कि कृषि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और अनादिकाल से ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था रही है, और इसको हम लोग 15 से 20 मिनट में नहीं समेट पाएंगे। तो सर से हम इस वादे के साथ अलग हो रहे हैं कि सर जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसानों को मदद की तो हम इनके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।